चलिए, हो गया। बहुत अच्छी बात। हेलो दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ बीएस अड्डा में। आप सभी को स्वागत है। तो इसके पहले आप लोगों ने मैथ का सॉल्यूशन देखा चंदन सर से। अब देखिए, हम लोग आ चुके हैं सामान्य ज्ञान एवं समान जानकारी के समकक्ष। हम लोग जो है अब जीएस का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग 21 क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आप लोग देख रहे होंगे और इसको पढ़िए। सदानम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? देखेंगे यहाँ पे लावनी, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या निम्न में से कौन है या नहीं। आंसर देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सदानम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली। सबसे पहले तो आप लोग जानेंगे कि सदानम पीवी जो हैं बालकृष्णन जी महाराज, ये नृत्य शैली से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ हो गया। दूसरी बात हम लोग करेंगे, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, कहता है किसके लिए? लावनी के लिए, भरतनाट्यम के लिए, कथकली के लिए या कुचिपुड़ी के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त कि सदानम पीवी बालकृष्णन जो हैं वो कथकली नृत्य से ही संबंधित हैं और इनके दाता भी हैं या जन्मदाता कह सकते हैं। याद रखेंगे हम लोग, क्या समझें, कथकली से। और यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कथकली कहाँ का है, तो ये केरल का है साहब। केरल का जो है ये कथकली शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि लावनी का संबंध किस राज्य से है, तो लावनी तो आप जानते होंगे, लावनी जो है महाराष्ट्र है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। याद रखेंगे लावनी जो है महाराष्ट्र है। अब भरतनाट्यम देख रहे हैं यहाँ पे, और एक कुचिपुड़ी है। तो इसको मैंने कल पढ़ाया था आंध्र प्रदेश से मैंने इसको कल पढ़ाया था। अब भरतनाट्यम देखेंगे, भरतनाट्यम कहाँ का है ना? तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। कहाँ का मेरे दोस्त? तमिलनाडु का है। याद रखिएगा, लावनी महाराष्ट्र, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु। याद रखेंगे मेरे दोस्त। और यहाँ पे जो है सदानम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली से, तो हम जोड़ने का प्रयास करते हैं कथकली से। याद रखेंगे, इनको कथकली में ही संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। क्लियर हुआ? चलेंगे अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 को देखने का प्रयास करेंगे। 22 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश ने भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। देखेंगे यहाँ पे, ये जो है सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले निम्न से कौन भारतीय थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप इसे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है सत्येंद्र नाथ टैगोर, रहमतुल्लाह एम सयानी, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। देखिए कह रहा है होने वाले पहले भारतीय थे। बहुत सारे लोग हुए, उसका मतलब नहीं बनता है पहले भारतीय कौन थे। यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या हो जाएगा भैया? एशियन टैगोर हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बड़े भाई थे। कौन थे भाई मेरे दोस्त? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बड़े भाई थे। चलिए, ये बंगाल से आप समझ रहे होंगे इनको, यानी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ध्यान रखेंगे, भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट आगे हम लोग करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 23 को हम देखने का प्रयास करते हैं। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल यानी गेम में कितने अंक होते हैं? देखिएगा, बैडमिंटन आप देख रहे होंगे एकल या डबल खेल होता है। एकक प्रतियोगी भी दोनों तरफ से होते हैं या फिर कभी कभी डबल होते हैं। एक टीम में एक या दो हुआ करते हैं,
लेकिन यहाँ वो नहीं पूछ रहा है एक या दो खिलाड़ी की संख्या नहीं पूछ रहा है। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक होते हैं। सबसे पहले इनको जो है हम लोग जानेंगे कि इनका 3 सेट है ना, 3 सेट इसमें होता है, 3 सेट होता है, याद रखिएगा 3 सेट, ये 3 सेट खेल का 3 सेट होता है, यानी 3 खेल कहिए। जब मैच चालू हो गया यानी एक मैच में, यहां कहा जाए मेरे दोस्त कि एक मैच में कितने सेट होंगे, तो 3 सेट होंगे, यानी 3 खेल होंगे, 3 गेम होंगे। एक मैच में बैडमिंटन का 3 गेम होंगे, 3 गेम होते हैं, याद रखेंगे, जिसमें एक गेम में है ना 21 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 21 अंक होते हैं। 21 अंक का ये होता है एक गेम में। पूछ रहा है क्या यहाँ पे, प्रत्येक मतलब एक गेम में, यानी एक सेट में, यानी एक खेल में या एक गेम में कितने अंक होते हैं। तो उसमें से देखिए आंसर आ गया आपका 21। एक मैच में कितने सेट होते हैं? 3 सेट होता है। और एक सेट में कितने अंक होते हैं? तो एक सेट में 21 अंक होते हैं। और याद रखिएगा कि कभी कभी 3 सेट हो रहे हैं और अगर 20-20 अंक अगर बराबर आ गए हों, 20-20 अंक बराबर आ गए हों, तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई एक गो सेट बच रहा है। जिस प्रतिभागी को, जिस प्रतियोगिता के दल को अगर जीतना होगा तो लगातार 2 अंक उन्हें प्राप्त करना होगा। अगर ये 20-20 तो इक्वल हो गया, फिर 21 तो होता ही है, और इनको अब ये भी एक जीतेंगे तो 21 होंगे, याद रखेंगे। लेकिन 21 अंक होते हैं, तो इनको लगातार क्या अंक जितना होगा? 2 अंक जितना होगा। मतलब ये 20 पे रह गए हैं तो 21वां भी ये जीतेंगे, और अगला जो 1 अंक आने वाला है इनके लिए, वो भी अगर 1 अंक प्लस यही जीतेंगे तब ये जीत जाएंगे। यानी कि 3 सेट में 2 सेट, यानी 2 खेल एक टीम को जीतना होगा, तब ये बैडमिंटन मैच की प्रतियोगिता में वो सफल हो पाएंगे या विजित घोषित किए जाएंगे। कंप्लीट। सुनैना कुमारी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाबू, बहुत अच्छा। सुनैना, पर डे आप लोग अपने ग्रुप में सब लोगों को बता दीजिए कि 7 से 8 में हम जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं, और जीके जीएस का मैं 7 से 8 के बीच में जीके और जीएस का हम सोल्यूशन इस तरह से करते हैं। बहुत ही मजेदार तरीके से आप समझ पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, आप समझ पाएंगे। सारे बच्चे जुड़ जाइए लाइन में, आ जाइए एकदम ऑनलाइन जुड़े रहिए। प्रत्येक दिन आपका जो है मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू आपका 7 से 8 में मैं आ गया हूं, और कंटिन्यू अब चलता रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 23 को मैंने देखा। चलिए अगले क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे देख सकता हूं। 24 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे इसको करता हूं। 24 नंबर देखिए कितना अच्छा। ये ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? अभी जो आपने ओलंपिक देखा, कोरोना के बाद वाली ओलंपिक, वो नहीं पूछ रहा है भैया। ये कह रहा है कि ओलंपिक में प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। तो देखिए ओलंपिक्स भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम प्रथम पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है प्रथम पूछ रहा है, समझेगा ना। ये जो है प्रथम पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रथम ध्वजवाहक कौन था, याद रखेंगे। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे पूर्णा बनर्जी, पूर्णा बनर्जी ओलंपिक्स में भारत का प्रथम ध्वजवाहक थे। याद रखिएगा कि पूर्णा बनर्जी जो है ओलंपिक में सर कौन से खेल से संबंध रखते हैं। यानी कि पूर्णा बनर्जी ये एक प्रकार के 100 मीटर, कितना मीटर? 100 मीटर का धावक, याद रखिएगा। 100 मीटर का क्या थे भाई? धावक थे पूर्णा बनर्जी। पूर्णा बनर्जी ऐसे लिखा हुआ, कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। पूर्णा बनर्जी इनका नाम है। पूर्णा बनर्जी जो है 100 मीटर के ये धावक हैं, समझे ना। और यही व्यक्ति जो है 1920 में, कितना में? 1920 के, याद रखिएगा 1920 के कहां हुआ था मेरे दोस्त? ये बेल्जियम में हम कह सकते हैं। कहां? ये बेल्जियम ओलंपिक में है ना 1920 में, याद रखिएगा इन्होंने भाग लिया था। और ये
ध्वजवाहक के रूप में भी काम किया था। ये हो गए धावक। पुरमा बनर्जी का संबंध किससे मेरे साथी? पुरमा बनर्जी का संबंध किससे है? ये है पुरमा बनर्जी बेल्जियम 1920 में, है ना, ये 100 मीटर में भाग लिया था और ये ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक के रूप में थे। अब यहां पूछा जाएगा ध्यानचंद। भैया ये ध्यानचंद जो है, इन्हें आप जानते होंगे हॉकी के जादूगर कहते हैं इसे, हॉकी के जादूगर, याद रखेंगे, जादूगर, हॉकी के जादूगर। इसका मतलब है कि ये कौन खेल से संबंध रखते हैं? तो ये हॉकी से संबंध रखते हैं। देखेंगे लाल शाह बुखारी, अगर कभी इनका भी बारे में आप जान ले, कभी नहीं सुना होगा आपने, तो लाल शाह बुखारी का संबंध किस खेल से है? लाल शाह बुखारी का संबंध भी हॉकी से है मेरे दोस्त। किससे है? हॉकी से, याद रखेंगे। ध्यानचंद भी क्या खेलते हैं? हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। और लाल शाह बुखारी जो नाम देख रहे हैं, ये भी हॉकी खेलते हैं। और जफर इकबाल अगर बोला जाए तो ये जाने माने प्रसिद्ध एक शायरी हैं, यानी शायर हैं, प्रसिद्ध एक शायर हैं। पुरमा बनर्जी धावक हैं, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, यानी हॉकी से संबंध रखते हैं, और लाल शाह बुखारी हॉकी खेलते हैं, और जफर इकबाल एक शायर हैं। तो क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्त? ओलंपिक्स में भारत का प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? उसका आंसर होगा आपका 24 का 1, पुरमा बनर्जी। क्लियर हुए? चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन हुआ आपका 24 खत्म। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हैं, इसे आप देखें। महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? चलिए अभी आप ऑनलाइन बने हुए हैं, सुने ना, आपका ये पढ़ा हुआ है बाबू, आप इस पे फोकस कीजिए, है ना। महात्मा गांधी, पढ़ा नहीं हो रहा है भाई, चलिए यहां पे देखने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के 50 रुपया, कितने रुपया? 50 रुपए के नोट। अब देखेंगे यहां पे 50 रुपए के नोट का, बैंक नोट का आधार रंग कैसा है? यहां पे रंग फिलअप करना है, पढ़ाया हुआ है, आप आंसर भी दे सकते हो। 50 रुपए के नोट का रंग कैसा है? कह रहा है कि चॉकलेट भूरा है क्या? नहीं। स्टोन ग्रे है क्या? नहीं। फ्लोरेंस नीला है क्या? बिल्कुल सही, फ्लोरेंस सेंट ब्लू, इसी को कहते हैं, जो 50 रुपया के नोट का ये कलर है। और हमने कल बताया था कि 50 रुपया के नोट पर चित्र क्या चीज का था भाई, बताएंगे। तो यहां पे बताया था मैंने हम्पी का रथ, हम्पी का 50 रुपया का रथ बताए थे कल मैंने, याद देखेंगे। और लेवेंडर किसका भैया? लेवेंडर, ये जान लीजिए, लेवेंडर जो कलर होगा ये आपका के रुपए का? 100 रुपए के नोट का कलर होगा। अब कहता है चॉकलेटिया भूरा सर, तो चॉकलेटिया भूरा जो होगा ये 10 रुपए का नोट पे होगा। कितने पे? 10 रुपए के नोट पे, याद रखिएगा। चॉकलेटिया भूरा जो होगा 10 रुपए के नोट पे इसका कलर है। और स्टोन ग्रे जो है ये होगा आपका 500 रुपए के नोट का। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए इसमें पूछ रहा है कि 50 रुपए के नोट का रंग कैसा होगा, तो इसका आंसर होगा फ्लोरोसेंट ब्लू, यानी नीला। 50 रुपए का नोट है ना, इसका आंसर हो जाएगा 3। जबकि हम बता दे रहे हैं कि लेवेंडर कलर किसका है भाई, तो 100 रुपए पर। और इस पर चित्र क्या बताया गया था आपका? रानी का बौ, रानी का बौ, क्या बात है, रानी का बौ बताया गया था। ये रानी का बौ क्या है? तो बहुत सारे स्तंभ नुमा, क्या स्तंभ नुमा, है ना, कई मंजिल, कई मंजिलें वाली इमारत, याद रखेंगे। स्तंभ नुमा, और कई स्तंभ होंगे इसमें, बहुत सारे स्तंभ होंगे भैया,
बहुत सारे स्तंभनुमा, है ना, कई मंजिलें वाली इमारतें होती हैं और इन इमारतों के बीच में आपको बताया गया था कि जलकुंड या हम कुआं भी कह सकते हैं की भी व्यवस्था की गई थी। चलिए, तो लेवेंडर में 100 रुपया और रानी का बाव इसका प्रतीक चिन्ह है। अब फ्लोरोसेंट नीला जिसका ये कलर है 50 रुपए के नोट में इसका आंसर होगा फ्लोरोसेंट नीला। इस पर हम हम्पी का रथ को चिन्हित करते हैं। और अगर हम देखते हैं स्टोन ग्रे 500 रुपया, तब 500 रुपया पर चित्र बता सकते हैं आप लोग। 500 रुपया के नोट पर चित्र क्या होता है? तो हमने बताया था लाल किला। क्या बताया था मेरे दोस्त? लाल किला। क्या बताया गया था? लाल किला। और देखिए चॉकलेट भूरा है 10 रुपया, तो यहां बताए थे मंदिर। कौन मंदिर? कोणार्क। क्या बताया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये बताया गया था ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर। देखिए यहां ऑप्शन आपका क्लियर हो चुका है। महात्मा गांधी ई नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग कैसा होता है? तो मैंने बताया कि फ्लोरोसेंट नीला होता है। चॉकलेट भूरा 10 रुपया कोणार्क मंदिर, स्टोन ग्रे 500 रुपया लाल किला, फ्लोरोसेंट नीला 50 रुपया हम्पी का रथ और लेवेंडर 100 रुपया रानी का बाव। अगर आपसे पूछा जाए कि 20 रुपया का नोट का कलर कैसा होता है, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। 20 रुपए का नोट का कलर कैसा होगा? तो यहां पे देखेंगे हरा और पीला लिए हुए होगा, हरा और पीला। और यहाँ पे क्या होगा? गुफा होगा, एलोरा का गुफा। 20 रुपए में क्या होगा? एलोरा का गुफा का चित्र होगा मेरे दोस्त। कितना रुपया में? ये होगा 20 रुपया में। और 20 की जगह फिर यहां नीचे आ रही 200 रुपया। बताएंगे आप लोग कि 200 रुपया के नोट का कलर कैसा होता है। 200 रुपए का जो नोट होगा उसका रंग कैसा होगा मेरे दोस्त? तो वो होगा चमकीला, चमकीला पीला। क्या बात है, चमकीला पीला, चमकीला पीला होगा। कितने का? 200 रुपए का चमकीला पीला होगा। और 200 रुपए मैंने क्या बताया था? स्तूप बताया था, सांची का स्तूप। किसका? सांची का स्तूप बताया था ना मैंने, सांची का स्तूप। 200 रुपए पर सांची का स्तूप होता है और 200 रुपए के नोट का चमकीला पीला इसका कलर होता है। और कोई बच गया क्या? और कोई बच गया तो देख लीजिए, 2000 वाला बच गया। चलिए यहां पे देख लेते हैं हम लोग 2000 रुपए का नोट। 2000 रुपए का नोट पर तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि उसमें मंगलयान का चित्र होगा। अगर चित्र की बात करें तो क्या होगा मेरे दोस्त? मंगलयान होगा। मंगलयान 2000 के नोट पर क्या होगा? मंगलयान होगा। और मंगलयान के साथ में अगर इसका कलर पूछे तो कैसा होगा? बताएंगे आप लोग 2000 रुपए का नोट का कैसा होगा कलर? ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इतने सारे को बता दिया। कल बताया भी था मैंने, कल इसको कल वाले वीडियो में बताया था, आप उसको भी देख सकते हैं। क्लियर? और ये कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसरिंग करेंगे। 2000 रुपए के नोट का मंगलयान। और इसमें से आप देखेंगे मात्र एक कलर, बहुत ही इजी कलर है, आप उसको लिख सकते हैं। चलें आगे क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम अब चलते हैं 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? निम्न से कौन सा आंध्र प्रदेश का? देखिए आंध्र प्रदेश का मैंने अभी बता रहा था जी। कहां का? आंध्र प्रदेश का। बताइए भैया आंध्र प्रदेश का कौन होगा? तो आंध्र प्रदेश के बताए होंगे कि आंध्रा कूच के पूरी खा गया। आंध्र बेचारा था, उसको मिला पूरी खाने के लिए सब्जी के साथ, लेकिन सब्जी उसको नहीं नजर आया तो मिर्चाई के साथ खा गया। किसके साथ? मिर्चा के साथ कुछ कुछ के पूरी खा गया। कौन? आंध्रा मिर्चाई के साथ कुछ के पूरी खा गया। वाह, पूरी को कुछ कर दिया और उसी में मिर्चाई के साथ खा गया। बहुत तीता लगा होगा। यानी मिर्चाई कहने का मतलब लाल मिर्चा में भी अगर प्रथम स्थान देखा जाए तो आंध्र प्रदेश को माना जाता है। और कुचिपुड़ी वहां का जो है नृत्य के रूप में आपको आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य का मतलब पहले हम लोग जानेंगे कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है। याद रखेंगे मेरे दोस्त, ऐसे तो शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करेंगे
देखिए शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो हम यहां संख्या देंगे 8। कितना देंगे? 8। लेकिन एक नए को अर्धशास्त्रीय रूप में डाला गया है, एक और नए नृत्य को अर्धशास्त्रीय रूप में डाला गया है, जिसको भी मैं नौवें के रूप में बता सकता हूं। केमा? नौमा, जिसको कह सकते हैं हम लोग छाऊ। क्या कहते हैं भैया नृत्य का नाम? छाऊ। जो हम कल बताए थे कि छाऊ कहां कहां होता है, तो छाऊ बंगाल का और उड़ीसा का और बताया था मैंने झारखंड का, ये 3 क्षेत्रों में छाऊ हैं, याद रखिएगा। लेकिन नौवां के रूप में इसे हम बता रहे हैं, जबकि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितने हैं मेरे दोस्त? 8। तो 8 में देखेंगे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य हैं? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। तो भरतनाट्यम कहां का है? तो भरतनाट्यम को मैंने अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में मैं डील किया था कि भरतनाट्यम तमिलनाडु। कहां का है? तमिलनाडु, ठीक है ना। और मोहिनीअट्टम कहां का भैया? ये है केरल का, केरल का। मणिपुरी कहां का है? तो ये है आपका मणिपुर का। और कुचिपुड़ी बच गया। तो देखिए कुचिपुड़ी को तो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कुचिपुड़ी। अभी हमको बताना है ये कि 8 शास्त्रीय लोक नृत्य कौन कौन है सर जी। तो यहां पे जान लीजिए 4 तो आपके सामने लिखा हुआ है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी। ये 4 के 4 शास्त्रीय नृत्य आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम 4 और बता देते हैं। तो देखेंगे इसमें नहीं लिखा हुआ सो देखेंगे कथक, कथक नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद देखिएगा कथक के बाद कथकली नहीं लिखा हुआ है ना, उसके बाद होगा यहाँ पे कथकली, कथकली। तो देखेंगे 4 यहां लिखा हुआ है और 2 यहां हुआ, कथक और कथकली। तो कथक आपको कल बताया था मैंने उत्तर भारत में, मध्य भारत भी उसमें हम लपेट सकते हैं, मध्य भारत एवं उत्तरी भारत। ऐसे यूपी को हम लोग उसमें प्रत्येक राज्य के रूप में अगर बात करेंगे तो हम लोग यूपी के डालेंगे, ऐसे उत्तर भारत या मध्य भारत में इसको लिया जाता है। कथकली कहे तो केरल, कथकली अगर कहें तो केरल। 2 मोहिनीअट्टम भी केरल का और कथकली भी अगर कहेंगे तो केरल का। तो अभी आपने देखा भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी 4 हुए, कथक 5वां हुआ, छठा कथकली, और देखेंगे 7वां ओडिसी, ओडिसी। 7वां कौन हुआ मेरे दोस्त? ओडिसी। याद रखेंगे 7वां हुआ ओडिसी। और 8वां अगर देखेंगे तो इसको बोलते हैं सत्रिया। ओडिसी मतलब उड़ीसा, ओडिसी मतलब उड़ीसा का हो गया। एक है सत्रिया, क्षत्रिया। सत्रिया मैंने बताया था असम का, कहां बताया था? असमिया है, असम बताइए। चलिए असम हो गया 8वां। आप यहां पे देख पा रहे होंगे भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर, कथक अभी बताया उत्तर भारत या यूपी, मध्य भारत भी हम कह सकते हैं, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा और सत्रिया असम। 8 शास्त्रीय लोक नृत्यों के नाम मैंने आपको इस प्रकार बताने का प्रयास किया। और 9वां और देखेंगे जितेंद्र कुमार, क्लास कब से कब तक चलता है सर? और जितेंद्र बाबू आपका क्लास जो है 7 बजे से 8 बजे के बीच में मेरा एक्सप्लेनेशन हम अभी चला रहे हैं, और जीके और जीएस का सेशन मैं देख रहा हूं समूह सर। तो आप कम से कम प्रत्येक दिन 6 से 7 में मैथ, 7 से 8 में जीएस और 8 से 9 में रीजनिंग, पीएसआर अड्डा में मौजूद होकर के आप आनंद पूर्वक पढ़ सकते हैं। जितेंद्र कुमार, तो मैंने बताया निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, देखिए यहां से बता चुका हूं, है ना। अब मणिपुरी मणिपुर। तो 4 ऑप्शन में मिला। अब मैंने बताया शास्त्रीय नृत्य 8 होंगे भाई। तो 8 कौन कौन होंगे? तो 4 आपके यहां पे दिखा, कथक 5वां, कथकली 6ठा, ओडिसी 7वां और सत्रिया 8वां। यहां देखेंगे कथक उत्तर भारत यानी यूपी भी बना सकते हैं, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, सत्रिया असम का है ना, और मोहिनीअट्टम भी केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ये 8 मैंने क्लियर किया।
और 9वां बताया मैंने छाऊ। देखेंगे आप जब सर्च करेंगे कि कितने हैं तो 8 आपको दिखाई देगा। किताब में भी अगर आप 8 पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो पहले 7 ही हुआ करता था, सत्रिया को एक और जोड़ करके 8वां बनाया गया। और अभी मैं बता दूं कि 9वां भी शास्त्रीय नृत्य के रूप में ऐड किया गया है ना। वो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का। यानी क्वेश्चन नंबर 26 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था बाबू, लेकिन मैंने इस सारे को डील कर दिया। इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, देख रहे होंगे आप लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्या बात है, निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया कह रहा है कि निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया, याद रखेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को पहले समझना होगा। देखिए यहां पे बहुत सारे अभिक्रिया आपके पास दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाता है पहले उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें खेल है भैया, अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिले, कौन अभिक्रिया कह रहा है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें 2 प्रकार का खेल आपका है, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। ये दोनों पॉइंट आपका अगर मिला, किसका किसका? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये दो को देखिएगा किस किस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है ना अभिक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। इसमें से ऑप्शन में पहले आप खोजिए कि देखिए कौन कौन में जिसमें H भी हो और O भी हो। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। और H कहने का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन, और O कहने का मतलब ऑक्सीजन। तो सबसे पहले समझने का प्रयास ये हम करेंगे दोस्त कि रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या, है ना। कुछ ऐसे पदार्थ जो अपनी प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया के दौरान में ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन को प्राप्त करे और हाइड्रोजन को त्याग करे। क्या समझ आया? तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अवकरण। याद रखिएगा, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। और ये वाला देखिएगा, सबसे पहली बात देखिएगा, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। पहले ये बात जानने का प्रयास कीजिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है सर। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण, क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को ही हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सर ऑक्सीकरण अवकरण नहीं समझ आ रहा है सर, तो हाँ समझने का प्रयास कीजिए। कोई पदार्थ जब अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को क्या करता है? प्राप्त करता है और हाइड्रोजन को त्याग करता है। ऑक्सीजन को क्या करेगा? प्राप्त करेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा? त्याग करेगा। तो उसी स्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। और एक क्या होता है इसे समझेंगे, वो है कि हाइड्रोजन को प्राप्त करेगा और ऑक्सीजन को खो देगा मतलब कि, है ना, समझ रहे होंगे। तो वो जो है वो ऑक्सीकारक अभिक्रिया होगा, वो ऑक्सीकारक अवकरण होगा। लेकिन यहां पूछ रहा है क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होगा। तो इसमें क्या होने की चांसेस बनता है? तो यहां पे जो है ऑक्सीजन को प्राप्त करेगा, हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा? परित्याग करेगा। तो देखेंगे यहां पे आपका अभिक्रिया यहां MnO2+4, लेकिन HCl हाइड्रोजन यहां पे देख लेंगे HCl, और फिर इससे जो अभिक्रिया आपको प्राप्त हो रहा है MnCl2+2H2। देखेंगे अभी पहले मैंने बताया था कि रेडॉक्स अभिक्रिया में 2 का खेल है भैया, किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इसमें देखेंगे कि 4HCl के बाद MnCl2H2O+Cl2, यहां क्या कर रहा है कि HCl में H को यहां पे परित्याग कर दिया है। HCl में यहां पे H का परित्याग कर करके और यहां पे Cl2 बनाया है। क्या समझ आ रहा है?
HCl में H का यहाँ पे क्या कर दिया, परित्याग, H का परित्याग। मैंने पहले क्या बताया था कि अगर ऑक्सीजन को प्राप्त करेगा और हाइड्रोजन का परित्याग करेगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। बात समझ आई? हाइड्रोजन को परित्याग करेगा और ऑक्सीजन को प्राप्त करेगा, वो कहलाएगा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। और जो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होगा उसी को हम कहेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में देखें कि यहाँ पे खेल चल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसमें हाइड्रोजन का परित्याग करके यहाँ पे H देखिए गायब है, हाइड्रोजन को परित्याग किया गया है और यहाँ पे Cl2 का निर्माण किया गया है। तो निम्न में से रिडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कैसे हम करेंगे? अभी सारी प्रक्रिया को मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आप आंसर पे पहुंचते हैं। तो आंसर नंबर 3 यानी ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोगों ने क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हुआ क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बात है, 28 नंबर क्वेश्चन आ गया। बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस हैं, आप लोग देखें। चलिए जो लड़के अभी ऑनलाइन बने हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस सेशन को आप लोग थोड़ा शेयर कर दें, क्योंकि काफी दिन के बाद मैं अभी ऑनलाइन आप लोगों के समक्ष आया हूं, तो कुछ बच्चे को पता नहीं है। आप लोग एक दूसरे को क्या करें, शेयर कर दें कि अब शंभू सर लौट आए हैं और उनका क्लास अब कंटिन्यू चल रहा है ना। कुछ हेल्थ इश्यूज थे मेरे, है ना, जिसके कारण से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, हेल्थ इश्यूज थे। चलो तबीयत है भाई, कभी खराब कभी ये हो जाता है। मैं अब आ चुका हूं और कंटिन्यू मेरा क्लास अभी रहेगा। चलिए तो महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि किसका पर्व है? हिंदू का है, याद रखेंगे। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव, किसका? भगवान शिव, यानी शिव का नाम पर देखिए शिवरात्रि कौन मनाते हैं? तो हिंदू देवता शिव के सम्मान में हिंदू माह, हिंदू के माह जो है, अभी आप लोगों ने एगो माह बनाया 1 जनवरी। तब 1 जनवरी भैया हम लोगों ने सारे को मना लिया और उसमें नए नए कपड़े पहनकर दोस्त यार के साथ यहाँ वहां गए, घूमे पिए, खाए पिए, मौज उड़ाए और कहा कि वर्ष का प्रथम दिन मनाया। लेकिन ये मेरे हिंदू माह का प्रथम दिन और प्रथम मंथ नहीं थे, जनवरी नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, हिंदू माह कौन सा माह में मनाई जाती है, यानी शिवरात्रि बताएंगे। ये लड़की लोग तो आराम से बता सकते हैं भैया, लड़के लोग भी बता सकते हैं। बताओ महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह, माने माह मतलब महीना, किस महीने में मनाई जाती है? कार्तिक में, चैत्र में, फाल्गुन में, बैसाख में? बताइए आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप तो बता सकते हैं। चलिए देखिए, ये बनाया जाता है फाल्गुन में। क्या मनाया जाता भाई? फाल्गुन में, याद रखिएगा। और जो अभी मैं बता रहा था कि जनवरी मेरा पहला महीना नहीं है मेरे दोस्त, वो क्या है? तो वो देखिएगा हम लोगों का चैत्र जो है ये साल का प्रथम माह है भैया, साल का ये प्रथम है और साल का ये अंतिम है। देखेंगे साल का ये क्या है? अंतिम है। साल का अंतिम है हमारा फागुन है, जिसको हम लोग इसी के दौरान में फागुन में हम लोग फाग, इसको हम लोग फाग गाया करते हैं। बिहार में बहुत अच्छे तरह से फाग गाया जाता है। इसी फाग को हम लोग फगुआ भी मनाते हैं भैया, इसको क्या कहते हैं? फगुआ। क्या बात है, इसको हम लोग होली भी पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। और हम लोग चलाते हैं, यानी ये अंतिम महीना है सारे चीजों को, सारे बुराइयों को, है ना, हम लोग नष्ट करने के प्रतीक के रूप में होलिका का दहन करते हैं और उसके बाद उस पर विजय प्राप्त कर करके, है ना, और सद्भाव को लेकर करके और अगले दिन यानी अगले महीना हर्ष उल्लास के साथ में अपने भारत माँ के मिट्टी के साथ में खेलते हैं, रंग अबीर लेते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं। और वो प्रथम दिन और साल का प्रथम महीना के रूप में हम लोग चैत्र को, है ना, मनाते हैं। तो ये प्रथम मंथ हुआ चैत्र। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम मंथ कौन हुआ? अंतिम मंथ फाल्गुन, याद रखेंगे। तो महाशिवरात्रि मनाया जाता है कहाँ? फाल्गुन में। ये फाल्गुन यानी याद रखिएगा कि सर फाल्गुन में जो है शिवरात्रि कब मनाया जाता है? तो याद रखिए मेरे दोस्त, कोई भी महीना लगभग अगर उठाया जाए तो हमारे यहाँ कितने दिन का होता है मेरे दोस्त? 30 दिन का एक महीना, लगभग
कोई 31 के भी होते हैं, कोई 28 29 के होते हैं, कोई 30 के होते हैं, लेकिन याद रखेंगे 30 के। तो 30 को हम लोग ऐसे तोड़ देते हैं, 15 दिन और यहां 15 दिन। चलिए हो गया ना, 15 दिन और 15 दिन याद रखेंगे। देखिएगा 30 दिन का ये एक मंथ हुआ भैया, एक मंथ हुआ, यानी एक माह कह सकते हैं हम लोग। चलिए एक माह कहेंगे, और इस माह को 15 दिन, अब 15 दिन को हम इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम 15 दिन को पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्ष कहेंगे, या इसको पखवाड़ा भी लोग कहते हैं, पखवाड़ा याद रखेंगे, पखवाड़ा। अब 15 दिन का पक्ष हुआ, अब 15 दिन का पक्ष हुआ, तो ये प्रथम पक्ष है, याद रखेंगे, इसको प्रथम पक्ष कहेंगे, प्रथम पक्ष। और इसको हम लोग कहेंगे दूसरा, याद रखेंगे, इसको हम लोग कहेंगे दूसरा पक्ष। प्रथम पक्ष को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मेरे को, प्रथम पक्ष को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष। और दूसरा वाला को क्या कहते हैं, तो शुक्ल पक्ष। याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष। इतना तो हम लोग जानते होंगे बिल्कुल, अगर नहीं भी जानते हैं तो जानने का प्रयास कीजिए। 30 दिन का एक मंथ अगर हो गया तो 15 दिन का पखवाड़ा यानी पक्ष, 15 दिन का दूसरा पक्ष यानी दूसरा पखवाड़ा। प्रथम पक्ष को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष को कहते हैं क्या, शुक्ल पक्ष। याद रखेंगे। और ये कृष्ण पक्ष जो होता है ये किसे कहते हैं भैया, इसको जानिएगा तब ना। तो देखिएगा इसको जो है पूर्णिमा से अमावस्या, पूर्णिमा से कब तक, अमावस्या के काल को, ये 15 दिन होता है। ये कितना दिन का होगा, ये 15 दिन का काल होगा। पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या तक वो हम कहते हैं क्या, कृष्ण पक्ष। याद रखिएगा, पूर्णिमा से अमावस्या तक वो कहते हैं क्या, कृष्ण पक्ष। याद रखिएगा, पूर्णिमा से अमावस्या तक यानी कि प्रथम पक्ष। पूर्णिमा आज हो गया, गोल हो गया एकदम चांद, इससे एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर हम ऐसे बढ़ते हैं तो पूर्णिमा से अमावस्या तक का 15 दिन कहलाता है। कितना दिन, 15 दिन। याद रखिए, ये 15 दिन को कहेंगे कृष्ण पक्ष। और अगर अमावस्या हो गया और अगर हम फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक, ध्यान रखिएगा कहां तक, अमावस्या से पूर्णिमा दिन, इधर भी होता है 15 दिन, तो इसको कहेंगे हम लोग शुक्ल पक्ष। अमावस्या से पूर्णिमा तक को 15 दिन को कहेंगे शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या तक को 15 दिन को कहेंगे कृष्ण पक्ष। और भैया ये कृष्ण पक्ष में जो है ये 15 दिन जो होगा इसी को हम लोग बोलते हैं अंधेरी। क्या बोलेंगे, अंधेरी। ये कृष्ण मतलब काला होता है, अंधेरी रात होती है। और ये पूर्णिमा जो शुक्ल पक्ष होगा इसमें उजाला होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में इंजोरिया। याद रखेंगे, ये उजाला। याद हो गया मेरे दोस्त। अब यहां पे देखिएगा कि महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह यानी माह कौन आ गया, फागुन। तो फागुन में तो मना लेते हैं। अब कोई कहेगा भैया फागुन में कब मनाते हैं, तो फागुन में 30 दिन का होगा तो हम 15 दिन पहले को कृष्ण पक्ष कहेंगे। तो कृष्ण पक्ष कब से कब, पूर्णिमा से अमावस्या। तब पूर्णिमा से 1 दिन 2 दिन 3 दिन और चौथा दिन जब जाएगा तो हम इसको कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को हम मनाते हैं। क्या मनाते हैं, फागुन में चतुर्दशी को मनाते हैं महाशिवरात्रि। याद हो गया आप लोगों को। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में कौन माह में मनाया जाता है, तो फागुन में। और फागुन के कृष्ण पक्ष में। और कृष्ण पक्ष कब से कब तक, तो पूर्णिमा से अमावस्या तक। और पूर्णिमा से अमावस्या का दिन अंधेरी वाली होती है। इसके पहला दूसरा तीसरा चौथा दिन को हम चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर। मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर 3 सही हुआ। क्वेश्चन हम आगे करते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर है 29वां। चलिए 29वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है। चलिए योजना का अगर बात आता है तो हम लोगों ने योजना आयोग को जानेंगे। 15 मार्च 1950 क्या हो गया, 15 मार्च 1950 वो योजना आयोग बना था। कंप्लीट हो गया ना, कितना 15 मार्च 1950 को क्या भैया, योजना आयोग। चलिए इतना तो कंप्लीट हो गया है ना। और इसी योजना आयोग ने हमारे देश के आर्थिक समरसता वृद्धि करने के लिए अपने देश में कैसे विकास किया जाए, इसके लिए उन्होंने प्रत्येक 5 वर्ष पर एक योजना, फिर प्रत्येक 5 वर्ष पर ऐसे कर करके पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। बहुत अच्छा बात था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां आ गया कि पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो आप जानते होंगे 51 चल हो गया, 51 5 56, 56 5 61, 61 5 66 और 66 से हमको 67 68 69 3 साल नहीं चला था। याद होगा आप लोग के, क्योंकि उसी के बीच में भारत पाकिस्तान, भारत चाइना वगैरह वगैरह युद्ध हो गया था, है ना। तो 61 के बाद फिर यदि जो है 61 और 5 66 होता है, 66 से 3 69 तक नहीं चला, 69 और 5 74, 69 और 5 74, यानी उसको क्या कहेंगे, चौथी। याद रखिएगा, चौथी चला था कितना से, तो भैया 74, याद रखेंगे है ना। और चौथी चला, सॉरी हाँ चौथी चला, और उसके बाद जो है ये पांचवी, तब पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है तो 74 से 74 5 79 चलना चाहिए था ना, पांचवी। याद रखिएगा, पहला आपको 51 हो गया, 51 से 56, उसके बाद में आपने देखा 56 से 61, और उसके बाद देखा 61 है ना, 61 और 5 66, और 66 से 3 गो नहीं चला, एक वर्षीय हो गया। तो याद रखेंगे 3 जोड़ देंगे तो फिर हो गया 69, यानी कि 69 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होता है, देखिए 69 5 74। तो ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, और ये हुआ चौथा। 69 5 74, 74 आ गया। अब देखिएगा चौथा तो वहां पढ़ लिया आप लोगों ने। अब 74 से आपका क्या होना चाहिए था, पांचवा। 74 से कितना होना चाहिए था, ये पांचवा। तो 74 से कब तक ला, 79 तक ला। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने 5 वर्ष से 1 साल पहले ही विघटित हो गया था, तो वो पांचवा में 1 साल कर दीजिए तो 4 साल, यानी 4 साल चला था। तो 74 4 कितना चला था, 78, यानी कि पांचवा पंचवर्षीय योजना 74 से कब तक चला मेरे दोस्त, 78 तक ला, 79 तक ला चला नहीं। तब पांचवा हो गया कितना से कितना, याद हो गया होगा। तो ये हो गया 74 से 78, 1 साल कम। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी, तो देखिए भैया 74 से 78 चलना चाहिए था, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन 78 और 5 कितना होता है, 83। इसी के बीच में देखिएगा कि जो इंदिरा गांधी की सरकार जो है उसको दबाकर मोरारजी देसाई की सरकार, जनता पार्टी की सरकार अब आ गई, और इसको जो है 79 तक ला जाने में 78 में ही इसको कट कर दिया। कहा कि 74 5 79, अब 78 में इनकी जीत हो गई। किनकी, जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई बन गए। और याद रखिएगा कि वो 78 में ही, इन्हें 79 जाने नहीं दिए, 78 में यहां डिसमिस हो गया। चलिए ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि अब हम 78 से 5, 78 5 कितना होता है, 83, इसको जो है हम लोग एकक वर्ष करेंगे। क्या करेंगे, एकक वर्ष कर करके, और हम अध्ययन करेंगे तुलनात्मक तरीके से। हम देखेंगे कि प्रत्येक साल, यानी 1 साल में कितना विकास हुआ, उसमें क्या क्या बाकी रह गया, क्या क्या पूरा किया गया, उनको समीक्षा करने के बाद फिर हम अगले साल का प्लानिंग करेंगे। तो ऐसे ऐसे एक साल का प्लानिंग को कहा गया रोलिंग प्लान। क्या कहा गया, रोलिंग प्लान कहा गया। तो ये 78 से 83 जो चला, इसको काल को हम कहेंगे रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान याद रखेंगे, इसको कहेंगे हम लोग रोलिंग प्लान, या उसी को कहते हैं रोलिंग प्लान। याद है, रोलिंग या रोलिंग प्लान।
लेकिन जब 78 में इनकी सरकार आ गई तो 78 से 79, 79 से 80 चली, लेकिन रोलिंग प्लान तो रखा गया भैया कब से कब 83 तक ला। लेकिन फिर इनका कहता है पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी, तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है इसको किया गया 80 से 85। ध्यान दीजिएगा 80 से 85, क्योंकि 78 के बाद 79, 79 के बाद 80, 2 साल इसको चलाया गया। जबकि इसको रोलिंग प्लान की दिया गया था कब से कब तक 78 से 83 जो चला, और इसके बाद यहां आया 80 और 80 से लागू कर दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना। 80 से कितना 5 वर्ष होगा था 85। तो देखिएगा 74 से 79 में नहीं हुआ, 78 में जनता पार्टी की सरकार आकर करके इसको तोड़ दिया, और 78 से मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 78, 5, 83 के बीच में रोलिंग प्लान, और उसके बाद जो है 78, 79, 80, और उसके बाद हुआ 80 से 85। तो 80 से जब 85 हुआ ये क्या हुआ छठा, या हुआ 6वां कहिएगा, यानी छठा रोलिंग छठा पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 चला, और ये 80 से 85 के बीच में जो चला वो हुआ रोलिंग प्लान। अब समझ में आ गया होगा, यहां हुआ इसका आंसर 3 रोलिंग प्लान। क्लियर हो गए, समझ में आया। अब छठा अगर ये समझ में आ गया 85, तो याद रखिए 85 के बाद 5 जोड़िए, तब 85 या 5 कितना होगा 90 होगा। तो छठा ही हो गया, ये हो गया 7वां आपका, ये 7वां। और 90 के बाद देखिएगा 2 साल, 90 से 91, 91 से 92, 2 साल नहीं चल पाया था, है ना, यो भी 1 साल का चला था। तो यानी कि फिर 92 आइए, फिर 92, 5, 97, है ना, याद रखिएगा। तो 85 से 90 जो अभी आपका देखे 90 ये चला आपका केमा छठा, आई हो गया 7वां। अब इसी तरह 95 और 5 फिर 97 हो जाएगा, 95 या 5 आपको आगे बढ़ जाएगा। 92 से 5 साल तो 97 ना होगा जी, सॉरी, है ना, 97 होगा। अब फिर आपको 97 से 2000 में आ जाइए, 5 अगर जोड़िएगा था। इसी तरह से हमारे के यहाँ 12 पंचवर्षीय योजना चला, यानी 12 से 17 तकला लास्ट चला है। उसके बाद योजना हमारे के यहाँ खत्म हो गया है, और 12 के बाद आप समझ जाइए कि हमारे के यहाँ अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग काम करती है। कंप्लीट। चलिए आगे जितेंद्र कुमार के बाद संतन कुमार। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 है ना, अगला क्वेश्चन 30, 29 हो गया क्लियर, 29 हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए 30 को देखा जाए, है ना। चलिए 30 को बताते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन तो और रह गए, थोड़ा ज्यादा हम डील कर दिए, कोई बात नहीं मेरे दोस्त। इसका कुछ क्वेश्चन जो है अगर हम कल भी आए तो इसका क्वेश्चन को हम कल भी करा देंगे, और कल का जो क्वेश्चन होगा उसको भी करा देंगे। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन पे हम देखेंगे, विचार करते हैं क्या कह रहा है। हुएनसांग से नालंदा बौद्ध मठ के यहाँ पे खाली स्थान नए प्रवेशकों, यानी कि नालंदा में जो बौद्ध मठ थे वहां कोई नए अगर एंट्री लेते थे, प्रवेश करते थे, तो उन प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। मतलब कह रहा है कि हुएनसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के कौन होते हैं जो नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं। तो भैया याद रखिएगा, कहीं भी अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय में जाइए, तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाइए, या फिर विक्रम विश्वविद्यालय में जाइए, या फिर आप मगध विश्वविद्यालय में आइए, जहां कहीं भी जाइएगा तो उसके प्रवेश लेने के लिए तो पहले तो उनका द्वार से ही ना पार कीजिएगा। तो द्वार पे ही जो द्वारपाल होंगे वो आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, और अगर वो क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे तब आपको वहां एंट्री मिलेगी। ध्यान रखेंगे। तो हुएनसांग जो है वे ये जो क्वेश्चन है वो द्वारपाल होंगे। यानी हुएनसांग का कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में अगर वहां एंट्री लेने गए हैं, है ना, तो नालंदा बौद्ध मठ के जो द्वारपाल होंगे वो कठिन प्रश्न पूछते हैं। अगर वो बता देंगे आप तभी वहां आपको प्रवेश मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो 30 का आंसर होगा 2। और हुएनसांग आप याद रखेंगे, हुएनसांग जो है एक चीनी यात्री है। हुएनसांग क्या है, एक चीनी यात्री है जो याद रखेगा 630 ईस्वी में भारत आया।
देखिएगा। और हुवेनसांग के बारे में पूछा कि हुवेनसांग किसके काल में आया, तो वो हर्षवर्धन। किसके काल में आया भैया? हर्षवर्धन के काल में आया। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन जो है ये किसका पुत्र था? ये जो था प्रभाकर वर्धन का, प्रभाकर वर्धन का ये पुत्र था भैया, याद रखिएगा। कौन पुत्र था? हर्षवर्धन। और ये किस वंश का था? पुष्पमुत्ती, जानता हूं ना, पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन था? तो पुष्पभूति वर्धन। पुष्पभूति वंश के कौन था? तो पुष्पभूति वर्धन था इसका संस्थापक। और उसी का एक शासक था प्रभाकर वर्धन, जिसका पुत्र था हर्षवर्धन। जिसका ये पूछता है कभी कभी कि इसका जन्म कब हुआ था? तब 590 ईस्वी में। कितना में? 590 ईस्वी में। और इसी के क्रम में देखिए 630 में कौन आया था? हुवेनसांग 630 में भारत आया था। और कितने वर्ष रहा था? 15 वर्ष भारत में रहा था। कौन कहता है कि हुवेनसांग भारत में कितने वर्ष तक रहा था? तो 15 वर्ष तक रहा था। तो याद रखिएगा 15 वर्ष तक, यानी 630 से 15 जोड़िएगा तो 600 कितना हो जाता है? 45 तक रहा था। कौन? हुवेनसांग। लेकिन पूछता है कि हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था, जबकि इसका मृत्यु 647 ईस्वी में हो गया था। इसकी मृत्यु जो है, मृत्यु 647 में हो गया था। कंप्लीट। तो आज तक मैं यहां तक खत्म करता हूं क्वेश्चन नंबर 30। मेरे दोस्त 10 क्वेश्चन इसमें और रह गए हैं। संतन कुमार, चलिए ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर आप लोग इसमें देख रहे हैं कि 30 नंबर अभी मैं पहुंचाया हूं। चलिए, आप लोग बड़े लेट से जुड़े हैं, है ना। यादव बॉय आई लव यू। चलिए, आपको भी यादव बॉय 654 लिख रहे हैं। चलिए 590, वेरी गुड। 590 ठीक है बाबू, 590 ठीक है। जन्म 590 ईस्वी में हुआ था और 630 में हुवेनसांग आए थे और 15 वर्ष तक रहे थे। और 615 में जोड़िएगा 30 में तो 15 645 तक रहे थे। और इनकी मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी। और याद रखिएगा हुवेनसांग का द्वारा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 द्वारपाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। हाँ, 648 नहीं, 647 ही है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक क्या यादव बॉय, आपका पूरा नाम क्या है? अपना पूरा नाम लिखेंगे यादव बॉय। चलिए कोई बात नहीं है, 648 है, चेक कर लेंगे। मैं तो 647, चलिए कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। 30 क्वेश्चन के बाद मैं इसका 10 क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा। लेकिन आपसे विनती है मेरे दोस्त कि आप लोग जो है 7 से 8 बजे के क्रम में आप रहेंगे। मैं याद कर करके यहाँ 30 किया हूं, 30 के बाद 10 क्वेश्चन ये जरूर कल करवाऊंगा। और कल वाले जो सेट होगा उसमें मैंने अलग से क्वेश्चन करवा दूंगा। इसका 10 मैं छोड़ के जा रहा हूं। और इसके पहले का जो मैं वीडियो पढ़ा चुका, आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज इसको आप देख लेंगे। और एक बार सेशन को आप धड़ल्ले से शेयर जरूर करिएगा, है ना। कंप्लीट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। इस ब्रेक के बाद कल मिलते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। जय हो।